नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के हेड ऑफिस द्वारा भेजी गई साइबर सुरक्षा जागरूकता पुस्तिका बारे कि किस प्रकार इस पुस्तिका में लोगों को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आप साइबर ठगी का जो ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके साथ, वो जो ठगी हो रही है उससे कैसे आप बच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उसके बचने के, कैसे आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये फर्जीवाड़ा बहुत प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक में जो दिया गया है पेज नंबर 2 पे, सोशल इंजीनियरिंग फर्जीवाड़ा। इसमें होता क्या है, जो साइबर अपराधी है वो बैंक या आरबीआई अधिकारी के रूप में आपसे बात करता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या आरबीआई से बोल रहा हूँ। केवाईसी व आधार अपडेट या नए एटीएम कार्ड को एक्टिव करने की बात या उसको सक्रिय रखने की बात करता है आपसे, और उसके बहाने साइबर अपराधी जो है वो एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी की मांग करता है आपसे। और यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति जो है वो एटीएम कार्ड एवं गोपनीय जो जानकारी जो है वो सारी साझा कर देता है, और उसको जो सीवीवी होता है पीछे जो 3 अंकों डिजिट का जो नंबर होता है वो भी दे देता है उस साइबर अपराधी को। फिर वो जो पीड़ित है अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को साइबर अपराधी को साझा कर देता है। फिर होता क्या है, पीड़ित का बैंक खाता जो है वहां पर से सारा पैसा साइबर अपराधी जो है वो क्या करता है, पीड़ित के पैसों को अन्य ई वॉलेट यूपीआई अकाउंट में हस्तांतरित कर लेता है या इससे खरीदारी कर लेता है। यानी कि जो पेटीएम, अमेजोन, ये जो यूपीआई है इनके माध्यम से, और बहुत से और वॉलेट हैं आपके पास, रुपए है, फोन पे है, बहुत सी हैं, तो उनसे भी वो पैसा वहां से निकाल के आपके अकाउंट से निकाल के और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। तो इसके लिए सुझाव क्या है, सुझाव क्या देने हैं यहाँ पे, क्या मैं देना चाहता हूँ सुझाव इस पुस्तिका के माध्यम से, कि सबसे पहले तो ध्यान रखें कि बैंक कभी भी एटीएम नंबर, सीवीवी नंबर, ओटीपी इत्यादि की गोपनीय जानकारी आपसे नहीं मांग करता कभी भी। और व्हाट्सएप मैसेज, फोन या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कभी भी किसी को एटीएम नंबर, सीवीवी नंबर, ओटीपी इत्यादि बिल्कुल किसी को ना भेजें। ईमेल आईडी किसी के साथ भी साझा ना करें, किसी को ना भेजें, क्योंकि इसका उपयोग जो साइबर ठग होते हैं, साइबर अपराधी जो होते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपके खाते में से जानकारी लेके और वहां से आपका जो पैसा है वो अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें प्लीज। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीआई फिशिंग फर्जीवाड़ा। ये क्या होता है, साइबर अपराधी क्या करता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको कॉल करेगा, कॉल करके उससे केवाईसी अपडेट करने या आधार को खाते से लिंक करने के बारे में बात करेगा, और पीड़ित जो है वो ओटीपी पिन उसको बता देगा। और फिर साइबर अपराधी जो है वो अपनी पहुंच उस पीड़ित के बैंक अकाउंट से, पीड़ित हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है कोई, और यूपीआई वॉलेट तक अपनी पहुंच बना लेता है और वहां से अपने अनुसार पिन बना लेता है फिर वो, और फिर साइबर अपराधी जो है उस पीड़ित के बैंक खाते से सारा पैसा ट्रांसफर करके धीरे धीरे अपने खाते में ट्रांसफर कर देता है। हो सकता है वो शॉपिंग कर रहा हो सकता है वो कहीं और उस पैसे को भेज रहा हो, लेकिन वो पैसा भेजता है आपका अपने तरीके से। सुझाव क्या दिए जा रहे हैं इसके लिए देखिए, कोई भी लिंक या ओटीपी को किसी नंबर पर फॉरवर्ड कभी भी ना करें। लोग विभिन्न ई कॉमर्स कंपनी इत्यादि के कस्टमर केयर बनकर आपसे जानकारी ले सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है उसका नंबर जो है ना गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है कहीं से, जैसे जैसे मंत्रा से, गूगल, अपना अमेजोन से, तो आप उसका कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे कभी भी कोई भी कस्टमर केयर नंबर सर्च ना करें, क्योंकि वो जो साइबर ठग होते हैं वो वहां भी कंपनी के नाम पर अपना नंबर लिख के वहां छोड़ देते हैं। जैसे ही आप उस नंबर पे कॉल करोगे वो अधिकारी बन जाएंगे, हाँ जी आपने क्या खरीदा था, ये खरीदा था, वो खरीदा था, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके आपसे पैसे निकलवा लेंगे, अपने खाते में ट्रांसफर कर लेंगे। ओके प्लीज। अगला है क्यूआर कोड के माध्यम से रिक्वेस्ट मनी
लिंक के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके द्वारा किया जाने वाला फर्जीवाड़ा। इसमें क्या होता है कि जालसाज व्यक्ति जो है किसी दुकानदार, व्यापारी को कॉल कर पैसों के भुगतान के लिए गूगल पे, फोन पे के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर भी की मांग करता है वो, ठीक है। फिर क्या होता है, पीड़ित जो भी पंजीकृत मोबाइल नंबर होता है वो बता देता है उसको। अब वो जो जालसाज जो है, वो जो ठग है, वो क्या करेगा, वो उसको आपको वहाँ एक लिंक भेजेगा उस नंबर पे। इस लिंक आया है जी 2000 रुपये के लिए, आप इस लिंक पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया या वो नंबर भेजेगा, आप वो कहेगा एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कहेगा जी अपना कोड भरिए। कोड भरते ही आपके पैसे उसके अकाउंट में, आप सोच रहे हैं कि पैसे आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन उल्टा आपके पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो ऐसा कभी भी मत करें। सुझाव क्या है इसके लिए, हरियाणा पुलिस क्या सुझाव देती है देखिए। और ये हरियाणा पुलिस के सुझाव केवल आपके लिए नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, या हरियाणा के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी धरती पर, पूरे वर्ल्ड में ये ठगी चल रही है, सबके लिए है। ये बहुत अच्छी पुस्तिका है हरियाणा पुलिस की। ये किसी भी अज्ञात स्रोत से प्राप्त किसी भी प्रकार के लिंक का QR कोड पर क्लिक या स्कैन ना करें। पैसे अगर आपको रिसीव होने हैं उसके लिए कभी भी M-पिन या UPI पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। अगर आप पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं ना, तो कभी भी आपको अपना जो सीक्रेट कोड है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी वॉलेट में या कहीं भी। वो पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है अपने अकाउंट में, और आपको तो मैसेज आता है बस कि आपके पैसा आ गया। अगर कोई कहता है कि QR कोड टाइप करो, इसका मतलब वो ठग है, प्लीज इसका ध्यान रखें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब तक जितनी भी हमने ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पढ़ा, लगभग सब उसके शिकार होते होते बचे होंगे जरूर, या कोई हुआ भी होगा। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान फर्जीवाड़ा। ये बहुत ज्यादा हुआ है, अब भी हो रहा है। इसके बारे में प्लीज जरूर ध्यान रखें। ये क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग ऐप की धोखाधड़ी है ये, ठीक है जी। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हैं, या दुकानें बंद हैं, या बिजनेस बंद है, या नौकरी चली गई है, कोई फैक्ट्री बंद है, तो खाली बैठा है बंदा घर पे। वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ मतलब मैं पैसे कहीं से कमाऊं। तो ये ठगी चल रही है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप आपके पास आ जाता है और वो धोखाधड़ी है, ठीक है जी। वर्तमान महामारी के दौरान साइबर अपराधी जो है वो आकर्षक ऑफर का वादा करके ऑनलाइन कमाई करने वाले ऐप द्वारा मासूम और अनजान लोगों को ठग रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा अर्निंग का शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऐसी ऐप नहीं होती। आप अगर कुछ करना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे पैसे कमाएं, क्या करना है, YouTube पे बहुत से तरीके हैं। किसी ऐप को डाउनलोड ना करें, स्पेशली जो मैसेज के द्वारा, और वो मैसेज इस तरीके से आता है, यहाँ पे ये दिखा रखा है, जस्ट नाउ माय फ्रेंड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिस, और उसने इतने पैसे, ठीक है ना। ये सब फेक चीजें होती हैं कि उसने इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए। हो सकता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बहाने आपसे पैसे मांग लें। तो इस तरीके से कोई भी इसका शिकार बनने से बचे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करते हैं कि आप बचें, बिहेवियर ऑफ फेक एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस अलाउंस रिसेशन। कि आपको लिंक आएगा, मान लीजिए कोई, कि यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉयमेंट का लिंक मिल रहा है कि आपको अलाउंस मिलेगा, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो इस पर क्लिक करिए, ये भरिए, वो भरिए। ऐसा कोई फॉर्म ना भरें। बेरोजगारी भत्ता योजना इसको कहते हैं हम हिंदी में, तो ये बिल्कुल ना करें ऐसा, ठीक है जी। और कोई भी मैसेज अगर आपको कोविड के रजिस्ट्रेशन के लिए आता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करें, इस पर क्लिक करें। देखिए कोविन एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां उसके अलावा किसी पे भरोसा मत करिए रजिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि आजकल तो जरूरत ही नहीं है। सीधा आप जहां आपने वैक्सीन लगवानी है वहां जाइए, अपने आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो। तो किसी की धोखे में मत आइए, ये सब फर्जीवाड़ा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। आगे है जो गूगल डॉक्स ऐप है, गूगल डॉक्यूमेंट्स की जो ऐप है, उसके जरिए बहुत सा फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या है ये बताते हैं इसके बारे में। इसमें जो साइबर अपराधी है वो गूगल डॉक्स फॉर्म के लिए लिंक भेजता है, वह आपको यह लिखकर गुमराह करते हैं कि पैसा रिफंड करने के लिए यह फॉर्म भरना आवश्यक है। साइबर अपराधी पीड़ित व्यक्ति को ऐसा एक फॉर्म भेजता है वो, ठीक है जी, और सारी ATM वगैरह सारी जानकारी इसमें मांग लेता है। उसके बाद
जब जैसे पीड़ित फॉर्म में बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी भरता है, यह गोपनीय जानकारी साइबर जालसाज जो है उनके द्वारा ले ली जाती है और वहां से फिर आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। क्या सुझाव देती है हरियाणा पुलिस इसके बारे में? देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि गूगल डॉक्स जैसे ऑनलाइन फॉर्म में गोपनीय बैंकिंग विवरण कभी भी साझा न करें, कोई भी अपना जानकारी ना दें। बैंक कभी भी ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नहीं कहता। जो भी बैंक का काम है वो बैंक में जाके ही करें। अगला है OLX या ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये पुराना सामान बेचा जाता है, मारुति कार बेचनी है, ये कार बेचनी है, वो कार बेचनी है, कार देखो वाले हैं, ये हैं वो हैं, या ऐसे बहुत से आपके ई-कॉमर्स का मतलब है जो अपना व्यापार इंटरनेट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो OLX जैसी वेबसाइट जो है उनके नाम पर भी बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। होता कैसे, देखिए, जैसे आपने कोई भी सामान जो है अपना बेचने के लिए उस पर डाल दिया, तो जो ऑनलाइन ठग होते हैं वो कहते हैं कि हमने वो सामान खरीदना है, ठीक है, और आपसे कहते हैं कितने पैसे लोगे, जितने पैसे लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कहते हो जी हाँ जी हमने आपको बेचना है, आपने यस कर दिया कि इतने पैसे का हम बेच देंगे, तो वो कहता है जी ठीक है मैं पैसे भेज रहा हूँ आपको गूगल पे। और फिर गूगल पे या फोन पे आप मतलब पैसे डिमांड करता है वो, फिर कहता है जी पैसे आपके पास आ गए, लिंक पे क्लिक करो और इसमें अपना पासवर्ड भर दीजिए। पासवर्ड भरते ही आपके जितने पैसे आपने कहे या उसमें भरे उतने पैसे आपके खाते से उस ठग के अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपने, देखिए, तो पहली तो चीज के इन वेबसाइट के माध्यम से कभी भी आप अगर खरीदारी करते हैं तो कोई भी एडवांस भुगतान ना करें और खरीदारी या बेचने से पहले संबंधित व्यक्ति जो भी ले रहा है उससे मिलकर वो जो सामान है उसकी जांच जरूर कर लें। और QR कोड या लिंक के माध्यम से किसी भी तरह से पैसे की जो लेन देन है या M-PIN वगैरह है वो ना करें। और हमेशा ध्यान रखें कि M-PIN या UPI पिन की जरूरत सिर्फ पैसों के भुगतान के लिए होती है, न कि लेने के लिए। पैसे देने के लिए जरूरत पड़ती है, पैसे लेने के लिए जैसा कि पहला बताया जा चुका है। तो इस सुझाव को भी आप मानेंगे तो आप OLX की ठगी से बच जाएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला टाइप का फर्जीवाड़ा है फर्जी कैशबैक ऑफर के जरिए फर्जीवाड़ा करना है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो जालसाज व्यक्ति है वो पीड़ित को झूठा कैशबैक का लालच देते हैं और एक मैसेज उनके पास भेजते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें एक लिंक होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया, जालसाज QR कोड पर पेमेंट, रिफंड या कैशबैक इत्यादि लिख कर हमें भ्रमित कर देता है। और उसके बाद और जो भी वहां पे ये चीजें लिखी हुई है, यहाँ पीड़ित कहता है कि यहाँ लिखे बातों पर ध्यान नहीं देता कभी भी। इस जगह एक बात लिखी हुई आती है जो हम ध्यान नहीं दे पाते, उसमें ये होता है कि यू आर पेइंग, आप पेमेंट कर रहे हैं इतने रुपए की, और आपको लगता है कि ये पैसा आपके पास आ रहा है। और होता क्या है, पैसा हमारे पास आने के बजाय उस ठग के खाते में चला जाता है। तो क्या सुझाव है, कभी भी असत्यापित स्रोत, जो भी अननोन सोर्स है या कोई भी ऐसा सोर्स है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उससे प्राप्त लिंक पर को क्लिक या अगर या कुछ किसी तरीके से आगे ना भेजें उसको, ना इस पर क्लिक करें। ध्यान रखें M-PIN या UPI पिन अंकित करने की आवश्यकता, फिर वही बात कह रहे हैं, इस बात को बार बार ध्यान रखिएगा। पैसा लेने के लिए कभी भी QR कोड, UPI पिन नहीं डालना पड़ता, सिर्फ पैसा देने के लिए डालना पड़ता है। अगले टाइप का फर्जीवाड़ा है स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए फर्जीवाड़ा। बहुत सी स्क्रीन शेयरिंग एप्स आज अब तो आपको मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो मोबाइल ठीक करने वाला है या जो लैपटॉप ठीक करने वाला है वो में कहता है कि AnyDesk ऐप डाउनलोड कर लो जी और ये वाला कोड है भर दो। तो वहां तक तो बात ठीक है, कोई मोबाइल ठीक करने वाला है, हम उसको जानते हैं, या हमारा जो व्यक्ति कोई लैपटॉप ठीक कर रहा है उसको जानते हैं हम, तो वो यूज कर सकता है। जैसे कुछ दिन पहले मान लो आपने लैपटॉप लिया, कोई दिक्कत आ गई तो वो कंपनी वाले कह देते हैं हम वहीं बैठिए हम कर देते हैं ठीक है जी, अगर आप कॉल करके करवा रहे हैं सही नंबर पे। अदरवाइज ऐसी ऐप जो है बिल्कुल अपने मोबाइल में ना रखिए। इनका ये जो नाम है, एक तो है क्विक स्पॉट और दूसरी है टीम वीवर,
और तीसरी है एनीडेस्क। ये 3 ऐप हैं, अपने मोबाइल में इनको रखिए ही मत अगर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती तो इनके माध्यम से होता क्या है, जैसे ही आपने उनको स्क्रीन शेयर की तो पूरा कंट्रोल उनका आपके पास रहता है। आपका माउस कहीं क्लिक करेगा, वो माउस कहीं क्लिक करेंगे, मतलब आपका जो डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन है आपकी, वो उसको दिखाई देनी शुरू हो जाती है और वहां से जैसे वो ऑपरेट करता है उसको, वैसे वैसे उस मोबाइल को वो ऑपरेट कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। तो क्या सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पे, फोन के माध्यम से किसी कंपनी के अधिकारी के कहे जाने पर कभी भी किसी प्रकार का स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड न करें। ध्यान रहे, बैंक, ई कॉमर्स कंपनी इत्यादि कभी भी किसी तृतीय पक्ष का स्क्रीन शेयरिंग ऐप इत्यादि डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है। कोई भी थर्ड पार्टी जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, SBI है, दूसरा बैंक है कोई भी, वो आपको आप फर्स्ट पार्टी है बैंक, सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी ये ऐप है, तो वो बैंक नहीं कहेगा आपको कि ये वाली ऐप्स आप डाउनलोड करिए। चलिए नेक्स्ट, अगली टाइप का फर्जीवाड़ा है सिम कार्ड स्वैपिंग फर्जीवाड़ा। क्या है देखते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो कहीं दुकानदार वगैरह से कोई सिम ले लेते हैं और वहां से फिर वो आपको कॉल करते हैं उस सिम से कि आपका जो सिम है वो 3G है, इसको 4G में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने आपको एक मैसेज भेजा है, उस पर स्वाइप करें। तो सिम स्वैप करने के लिए वो पीड़ित को एक सिम नंबर देते हैं और उन्हें यह नंबर कस्टमर के अधिकारी को फॉरवर्ड करने के लिए कहते हैं। तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसे वास्तविक समझ अपने मोबाइल से सिम नंबर को कस्टमर के अधिकारी को फॉरवर्ड करा देता है। फिर होता क्या है, यहाँ से मोबाइल सेवा की जो कंपनी है आपकी, जो भी जिस भी आपके मोबाइल का सिम है, वो पीड़ित के पुराने सिम को बंद करके उसी नंबर से नया सिम कार्ड अपराधी को जारी कर देता है। तो वो जो आपका सिम नंबर है वो आपका तो बंद हो जाएगा और वो जो नया सिम इसने यहाँ से लिया था इस दुकानदार से, वो आपका नंबर उस सिम पे चल पड़ता है। अब वो आपके सिम के नंबर को यूज करते हुए आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कोई बैंक अकाउंट है, कुछ भी है, सारे का सारा वहां से चुरा सकता है। तो इसके लिए क्या सुझाव है, फोन कॉल पर कभी भी अपने खाते और सिम से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। सिम के पीछे वर्णित सिम संख्या बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी होती है। यदि आपका मोबाइल नंबर कुछ घंटों के लिए निष्क्रिय या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो तुरंत इसके बारे में अपने मोबाइल ऑपरेटर से पूछताछ करें। अपने बैंकिंग लेन देन के लिए नियमित जो भी SMS की सेवाएं होती हैं उसके साथ साथ ईमेल अलर्ट के लिए रजिस्टर करके रखें। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 15, 20, 50 रुपए पूरे साल के लगते हैं आपके और आप एकदम से सुरक्षित रहते हैं इस चीज़ से। आप सोचते हैं कि 50 रुपए बैंक को क्यों देने, हमें क्या जरूरत है। तो जब भी पैसा निकलता है एकदम से आपके मैसेज भी आता है, ईमेल भी आती है, वो 50 रुपए पूरे साल के खर्च करके। और वो ऐसा काम भी आप बैंक में जाके ही करें, ऐसे ना कि मान लो कोई किसी का फोन आ गया वो आपके पास कि हमने आपके मोबाइल पे आपके खाते के साथ कोई अगर धोखाधड़ी ना कर ले, हमने आपके वहाँ कोई नंबर लगाना है, ये SMS सेवा शुरू करनी है, कोई पैसा निकालेगा तो SMS आ जाएगा, तो वो साइबर ठग हैं वो भी। इस चीज का ध्यान रखें, ये फैसिलिटीज बैंक में जाके ही आप करें। चलिए अगला है कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ओके, तो इसमें होता क्या है, देखिए इस टाइप के फर्जीवाड़े में सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए साइबर अपराधी जो है वो हमारे या किसी भी उस पीड़ित के अकाउंट से मिलता जुलता फर्जी प्रोफाइल बनाता है पहले तो, और बिल्कुल ऐसा ही प्रोफाइल बनाएगा जैसे मान लो फेसबुक का है तो ये मान लो किसी की आईडी है तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती वो आईडी बना लेगा और उसके बाद उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है जो पीड़ित के वास्तविक अकाउंट के पहले से ही फ्रेंड जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मान लो मेरा सिंह के नाम से अकाउंट है और मेरे जो मित्र हैं वो शर्मा है या गुप्ता है, ऐसे कोई मित्र हैं मेरे, ओके, और वो देख लेता है, फिर वो ऐसा फर्जी अकाउंट बना के उसके बाद जो शर्मा और गुप्ता मेरे जो मित्र हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां पे फिर वो जो वास्तविक प्रोफाइल वाले लोग हैं उनको फिर मैसेज भेजता है कि मैं फलाना फलाना आदमी हूं जी, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, कृपया मुझे पैसे भेजें।
और वो बहाने ऐसे बनाता है कि मैं तो बहुत इमरजेंसी हो गई है जी, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ जी, इमीडिएटली मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, जल्दी से ट्रांसफर करो, नहीं तो मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप अपना मित्र समझ के उसको ट्रांसफर कर देते हो और बाद में आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हो। तो इसके लिए सुझाव क्या दिया जा रहा है, देखो अपने प्रोफाइल, ये बहुत बहुत ज्यादा कम लोग कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जागरूक लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो देखिए कि अपना जो प्रोफाइल है आपका, फेसबुक का है या कोई भी प्रोफाइल है, उसके जो सेटिंग है उसमें माई फ्रेंड्स ओनली का चयन करें कि आपकी जो प्रोफाइल है सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख पाएं। फेसबुक, मैसेंजर इत्यादि जो भी ऐप है, जब भी आप यूज करते हो, कोई पैसे की मांग करे उस ऐप के ऊपर तो इसकी एकदम से पहले जांच करें और उस व्यक्ति से मिले जाके, कोई बात नहीं मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मिलकर ही आपको पैसे दे दूंगा मैं, या उसका जो मोबाइल नंबर आपके पास है उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके पूछें। उसके कॉल पे हो सकता है आप उसका मोबाइल भी चुरा लिया हो, उसने उस व्यक्ति का नंबर भी उसने हैक कर लिया हो, तो आप खुद उस नंबर पे बात करके या उसके घर वालों के नंबर पे बात करके बात करें। अपने फेसबुक एवं सभी सोशल मीडिया अकाउंट में 02 स्टेटस सत्यापन को ऑन रखें। जो भी 02 स्टेप जो होता है इसको बिल्कुल ऑन रखें, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा सेव रहते हैं। अपने अकाउंट से संबंधित आईडी पासवर्ड को इतना मजबूत रखें, इतना अच्छा बनाएं कि जैसे अपना मोबाइल नंबर, नाम इत्यादि बहुत कमजोर पासवर्ड है, 1 मिनट में हैकर हैक कर लेता है, तो इसकी गोपनीयता को बनाए रखें। कभी भी किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ दिन पहले सुना था कि प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट भी किसी ने हैक कर लिया। तो हम तो कोई चीज भी नहीं है अगर वहां तक भी हैक हो सकता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। हैकर जो होता है, जो जितना हम सोचते हैं उससे 1000 गुना आगे वो सोच के चलते हैं, भी ऐसे ऐसे करके ये हम कर सकते हैं। तो जो पासवर्ड है, पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और अपने पर्स वगैरह में कभी भी पासवर्ड लिख के ना रखें। अगर आपका पर्स चोरी हो गया तो हो सकता है वो साइबर ठग के हाथ लग जाए, पर्स वो दे दें किसी को, तो आपका एकदम से पासवर्ड वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनको किसी ऐसी डायरी में या ऐसे मतलब कहीं लिख के रखें जहां किसी को दिखाई ना दे वो। ये नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के साथ, ये जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े भी इसका शिकार बन रहे हैं। इसमें होता क्या है कि साइबर अपराधी जो है वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा लाइक किए गए पोस्ट एवं वीडियो के आधार पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। कई बार साइबर अपराधी पीड़ित को कई तरह के वीडियो चैट एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सलाह देते हैं। ओके कि ये वीडियो चैट है, आप डाउनलोड करिए। आपने मान लो कई चैट के बाद साइबर अपराधी उसको वीडियो कॉलिंग पर आने के लिए मना लेता है, चैट करता रहता है, आइए ना वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और होता क्या है, साइबर अपराधी वीडियो कॉल पर पीड़ित को नग्न एवं अश्लील कार्य करने हेतु राजी कर लेता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है। अब साइबर अपराधी जो है वो पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और पैसे मांगता है, अन्यथा पोर्न वेबसाइट, यूट्यूब इत्यादि पर नग्न तस्वीर अपलोड करने की धमकी भी देता है। तो पीड़ित बदनाम होने के डर से पैसा भेज देता है और ब्लैकमेलिंग और साइबर अपराध का शिकार हो जाता है। इसमें बड़े भी हो रहे हैं, छोटे भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसमें कुछ ऐसा भी कहीं बीच में सुनने को आया था कि कुछ बहुत बड़े ऑफिसर्स ने कभी कोई सुसाइड भी किया कहते, तो वो इन कारणों से किया था। बाद में पता लग, वो तो बाद की चीजें हैं, पुलिस की चीजें हैं, ऊपर की चीजें हैं, हम नहीं जाएंगे उसमें, हमें सतर्क रहना है। सुझाव क्या दिया है देखो पुलिस ने यहाँ पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। जिसको आप पर्सनल लाइफ में जानते हैं सिर्फ उसी से फ्रेंड बन के रहें। सोशल मीडिया पे किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, ना ही किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। फेसबुक पर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों के साथ वीडियो कॉल ना करें, किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल ना करें। हो सकता है कि वीडियो कॉल जो व्यक्ति आपने वीडियो कॉल किया और सामने वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में खड़ा हो कि वह स्क्रीनशॉट लेके और फिर आपको ब्लैकमेल करे कि आपने मुझे ऐसे करने के लिए कहा था, मैंने ऐसा किया है, और आप फंस जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरी जो साइबर क्राइम है वो कौन कौन से देखिए। फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए
उत्पीड़न किया जाता है, आपको बहुत परेशान किया जाता है, आपको तंग किया जाता है, तो पीड़िता जो है इसमें लड़कियों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, या पीड़ित व्यक्ति जो खुद है, लड़का है, वो भी उसको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके प्रोफाइल फ़ोटो को यूज़ करके कोई भी व्यक्ति अपना फर्जी अकाउंट बना सकता है। तो यहाँ पे सुझाव क्या है कि सोशल मीडिया साइट्स आपको अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग के चयन करने का विकल्प देती ही है कि कौन आपके पोस्ट या फोटो देख सकता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन्हीं सेटिंग में माई फ्रेंड्स ओनली सेटिंग का चयन कर अनजान लोगों को अपने प्रोफाइल तक पहुंचने से रोकें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि तक केवल आपके मित्रों की ही पहुंच हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। अगला टॉपिक इसमें आता है साइबर बुलिंग का। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सोशल मीडिया इत्यादि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धमकी देने को साइबर बुलिंग कहा जाता है। यह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य पीड़ित को डराना, धमकाना या बदनाम करना होता है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में झूठी कहानी या रूपांतरित फोटो पोस्ट कर धमकी देना, किसी अन्य व्यक्ति को की पहचान चोरी कर गलत मैसेज भेज उस व्यक्ति को बदनाम करना। साइबर बुलिंग के अपराधी जो होते हैं वो विभिन्न सोशल मीडिया साइटों से पीड़ित की व्यक्तिगत तस्वीरें और अन्य जानकारियां प्राप्त कर लेता है। साइबर बुलिंग के अपराधी सोशल मीडिया पर पीड़ित या किसी काल्पनिक नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाते हैं और पीड़ित व्यक्ति की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता है। उसके वायरल होने के पश्चात हर कोई पीड़ित का मजाक बनाने लगता है और पीड़ित खुद को सामाजिक मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करने लगता है। तो इसके लिए सुझाव क्या है? आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सोशल मीडिया ऐप के निजी सेटिंग के बारे में जानकारी रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि तक केवल आपके भरोसेमंद लोगों की ही पहुंच हो। किसी भी जानकारी या फोटो इत्यादि को ऑनलाइन अपलोड करते समय अत्यंत सावधानी बरतें तथा यह ध्यान रखें कि वह हमेशा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा और भविष्य में इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो अपने बच्चों को इस बात की जानकारी दें कि साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है, ताकि ना वे साइबर बुलिंग करें और ना ही इसका शिकार बने। संवेदनशील कमेंट्स कोई भी ना करें। मैसेज और फोटो इत्यादि के बारे में अवश्य रिपोर्ट करें और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे हटाने का अनुरोध करें। इसके अतिरिक्त किसी अनचाहे फ्रेंड को अनफ्रेंड करने के साथ साथ हमेशा के लिए ब्लॉक करें, ताकि वह पुनः आपकी प्रोफाइल तक पहुंच हासिल ना कर सके। कई बार हम अनफ्रेंड कर देते हैं। अनफ्रेंड करना काफी नहीं है किसी को, अननोन व्यक्ति को, उसको ब्लॉक भी कर दें ताकि वो आपकी प्रोफाइल तक ना पहुंच सके। नेक्स्ट देखिए, ये कैसे होता है साइबर स्टॉकिंग। ये कैसे होता है कि जो हम जैसे पीड़ित हैं, मान लो हम बहुत सी गलतियां करते हैं। होता क्या है कि सोशल मीडिया के चेक इन फीचर्स का उपयोग करके अपने सभी फॉलोअर्स व दोस्तों को अपने बारे में ज़्यादातर जानकारी हम साझा कर देते हैं। बहुत से लोगों की आदत है कि हम घर से निकल गए, हम रोड पे आ गए, हम वहाँ पहुँच गए, हम शिमला पहुँच गए, यहाँ घूम रहे हैं, अरे चोरों को पता लग गया भी आपके घर में कोई नहीं है। तो आप ऐसी मतलब चीज़ें ना डालें वहाँ पे। तो वहाँ होता क्या है, कई बार हम अपने भविष्य की योजनाएं भी सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर देते हैं। तो साइबर साइबर स्टॉकिंग के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उसके हर एक पोस्ट पर अपनी नज़र बनाए रखता है। वो जो साइबर स्टॉकर है वो ऐसे व्यक्ति की हर एक पोस्ट पे नजर बनाए रखता है कि कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसकी फ्यूचर प्लान है। और साइबर अपराधी मौका देख पीड़ित के द्वारा किए गए पोस्ट, भविष्य की योजना की जानकारी, निजी जानकारी इत्यादि का दुरुपयोग कर उसे प्रताड़ित करता है। मैंने देखे हैं बहुत से लोग हैं ऐसे जो मान लो घर से निकल गए ऑन 4 डेज शिमला टूर, 3 डेज गोवा टूर, 5 डेज नैनीताल टूर, वो भेज देते हैं, पूरी फैमिली साथ में है, तो लोगों को पता चल जाता है कि वो घर पे नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, वो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी तो ठगी है आपकी। ओके, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि साझा करते समय कभी भी किसी व्यक्ति को इनकी जानकारी ना दें और अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें, और केवल आपके विश्वसनीय लोग ही इस तक
को ही इनकी पहुंच हो, ये देख सकें। कभी भी अनजान लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ना डालें। सोशल मीडिया द्वारा जो दी गई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग है उसको बार बार देखते रहें और उसमें माई फ्रेंड्स ओनली को ही एक्टिवेट रखें। चलिए नेक्स्ट, अगला है एटीएम डेबिट कार्ड क्लोनिंग फर्जीवाड़ा। तो ये आपने, ये क्या काफी पुराने समय से चल रहा है। इसमें होता क्या है कि साइबर अपराधी जो है वो एटीएम कार्ड के जानकारी को एटीएम मशीन से पैसे निकालते वक्त स्कीमिंग डिवाइस के माध्यम से वो रख लेता है अपने पास और उसके पीछे झांककर कार्ड का पिन प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, तो साइबर अपराधी पीड़ित के एटीएम कार्ड की जानकारी जो है उसको किसी खाली कार्ड में कॉपी कर पीड़ित के एटीएम का क्लोन तैयार करता है और आजकल साइबर अपराधी संबंधित कार्ड व पिन का अनुमान लगाकर भी एटीएम का क्लोन तैयार कर लेते हैं। क्लोन किए गए एटीएम कार्ड व चुराए गए पिन के माध्यम से साइबर अपराधी पैसे की अवैध निकासी कर लेता है। ये तरीके हैं उनके, ये वाले पैसे निकालने के। तो सुझाव क्या है यहाँ पे देखिए, एटीएम पिन हमेशा खुद डालें। जो आपका पिन नंबर होता है 4 डिजिट का, स्वयं अंकित करें एवं सुनिश्चित करें कि कोई इसे देख नहीं सके। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इस फोटो में दिखाया गया है, बिल्कुल ढक के आप अपना नंबर एंटर करें। पैसे निकालने से पहले छुपे हुए कैमरे, स्क्रीमर, डिवाइस इत्यादि की जांच कर लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है, देखो कहीं ऐसा तो नहीं है, ये एक तो ये है कि ये वाला है कि गलत तो नहीं लगा रखा ये जो आपकी जानकारी ले रहा हो वहां से। एटीएम की पैड की जांच कर यह जरूर सुनिश्चित हो कि किसी भी प्रकार का ओवरले डिवाइस कीपैड पे ना लगा हो। ये जो कीपैड है इस पे ओवरले डिवाइस ना लगा हो। एटीएम कार्ड इत्यादि से पैसे निकासी करते समय अपने अगल बगल या पीछे किसी को खड़ा न होने दें। एटीएम पिन को हमेशा बदलते रहें एवं ऐसा पिन न रखें जो आसानी से अनुमान लगाया जा सके। यह सुनिश्चित कर लें कि बैंकिंग लेन देन से संबंधित विवरणी आपको मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त हो, कि जो आप पैसे निकाल रहे हैं उसका मैसेज भी आपके पास आए। यह सुनिश्चित कर लें कि एटीएम मशीन का कोई हिस्सा या कोई पुर्जा खुला ना हो सकता है कोई एटीएम मशीन खुली हो और आप वहां से पैसे निकालें और पैसे बाद में कोई चोर आके आपको मिले ना, वो उसके अंदर ही गिर जाए और कोई बाद में चोर आके वो पैसे आपके ले जाएं। ऐसा भी बहुत से लोग कर रहे हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट है आपका एडिटेड गूगल कस्टमर केयर नंबर फर्जीवाड़ा। इसमें क्या है, लोग, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च ना करें, क्योंकि वहां पर साइबर ठगों ने अपने नंबर दिए होते हैं जो कि पकड़ के बाहर हैं। आप जब सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको वही नंबर दिखाई देगा जो ठगों का होता है। अगला है रैंसमवेयर हमला। रैंसमवेयर एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने पर कंप्यूटर या डिवाइस की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है और उसके पश्चात स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि इतने पैसे दो, उसके बाद आपकी कंप्यूटर दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो अन्य शब्दों में कहें तो एक प्रकार की ऑनलाइन फिरौती है, ये फिरौती मांगने जैसा काम है और ऑनलाइन फिरौती। रैंसमवेयर मुख्यतः फिशिंग ईमेल या अनजाने में किसी संक्रमित वेबसाइट के इस्तेमाल से फैलता है, इसलिए जो वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जिन पे वार्निंग लिखी होती है वो कभी भी ना खोलें। क्या सुझाव है, किसी भी अज्ञात स्रोत को से प्राप्त ईमेल या जिससे संबंधित
फाइल या लिंक हो उसको कभी भी ना खोलें। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि टाटा ने ये स्कीम शुरू की है, रिलायंस ने ये स्कीम शुरू की है, लिंक पे क्लिक करें। कभी भी ऐसे लिंक्स ना ही तो किसी को भेजें और ना ही किसी को भेजने के लिए कहें, और ना अगर कोई भेजता है तो उसको समझाएं कि टाटा से पैसे अपने आप ले लेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप प्लीज अपने पास रखिए पैसे। दूसरा सुझाव क्या है इसमें कि अपने जो आपका कंप्यूटर है उसमें हमेशा एंटीवायरस को अपडेट रखें और सुनिश्चित करें कि विंडो फायरवॉल जो है वो ऑन हो हमेशा ही और ठीक से कॉन्फ़िगर किया गया हो उसको। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आपका जो भी कंप्यूटर मैकेनिक है या कंप्यूटर का टीचर है या कंप्यूटर जिससे आप लेते हो ठीक करवाते हो उससे करवा लेंगे। अपने जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दस्तावेज हैं वो नियमित अंतराल पर किसी अन्य स्थान पर बैकअप बनाते रहें उनका। जैसे आप एक अलग से हार्ड डिस्क ले सकते हैं, उसमें अपना डाटा रख सकते हैं। अपने ईमेल अकाउंट में उचित स्पैम फिल्टर को सक्रिय रखें। उससे नेक्स्ट है जूस जैकिंग। बहुत से लोग हैं शायद उन्होंने ये शब्द भी पहली बार सुना हो। जूस जैकिंग होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जूस जैकिंग एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जो पोर्ट वास्तव में डेटा कनेक्शन और चार्जिंग दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, का उपयोग करके स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य कंप्यूटर उपकरणों से डेटा कॉपी किया जाता है। पीड़ित यह सोचता है कि यह केवल चार्जिंग पोर्ट है, ये पीड़ित है और सामने हैकर बैठा है यहाँ पे। जैसे ही आपने अपना कोई डिवाइस यहाँ पे लगाया तो हैकर उस साइड बैठा है, वो आपका सारा डाटा चोरी कर लेगा। हैकर डाटा केबल का उपयोग करके यूएसबी पोर्ट के माध्यम से डाटा चोरी करने के लिए उसी चार्जिंग पॉइंट का उपयोग करता है। तो पीड़ित द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने मोबाइल या डिवाइस को चार्जिंग पोर्ट में प्लग किया जाता है, ऐसे मान लीजिए बस स्टैंड पे, सिनेमा हॉल में, कहीं भी, और उस प्रकार पीड़ित के मोबाइल से डाटा चुराने की प्रक्रिया को जूस जैकिंग कहा जाता है। अब क्या सुझाव दिए जा रहे हैं यहाँ पे पुलिस के द्वारा? चार्ज करते समय अपने फोन या डाटा ट्रांसफर को ऑफ, डिसेबल करके रखें। सार्वजनिक स्थानों पर चार्ज करने से पहले डिवाइस को स्विच ऑफ कर दें और अपने साथ पोर्टेबल पावर पैक या पावर बैंक लेकर चलें। और लास्ट इसमें सुझाव दिया जा रहा है, मोबाइल चार्ज करने हेतु डाटा डिसेबल चार्जिंग केबल का प्रयोग कर सकते हैं, जिस चार्जिंग केबल में, और हो सके तो जो चार्जिंग केबल है वो आप हमेशा खुद की यूज करें, किसी दूसरे की, अगर आप किसी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं तो उसकी चार्जिंग केबल भी यूज ना करें, अगर खुद की चार्जिंग केबल यूज करें। तो मॉल है, मान लीजिए मॉल में आपने सोचा कि मैं यहाँ पे चार्ज लगा लूँ, शॉप्स होती हैं, वो हैकर्स होते हैं एक्चुअली। हो सकता है गवर्नमेंट की जैसी जगह है, बस स्टैंड है, कोई मेट्रो स्टेशन है, हो सकता है गवर्नमेंट ने सही लगाया हो वहाँ पे, लेकिन कोई व्यक्ति आके उसके साथ छेड़छाड़ कर गया हो जो हैकर्स है। तो विश्वास ना करें किसी भी चीज का, हैकर्स बहुत शातिर होते हैं। अपने आप को बचाएं। नेक्स्ट है लॉटरी फर्जीवाड़ा, इसको नाइजेरियन फर्जीवाड़ा भी कहते हैं। जब मैं इसके लिए सेमिनार ले रहा था अपने स्कूल में बच्चों का, तो एक बच्चे ने खड़ा होकर कहा, बिल्कुल, कहते मेरे पापा के पास ही मैसेज आया था, ये वाला जो अभी आप बात कर रहे हैं कैसे मैसेज के बारे में। तो साइबर ठग जो है वो ईमेल या मैसेज भेजता है या कॉल करता है पीड़ित व्यक्ति को लॉटरी के माध्यम से कि आपने इतने रुपए जीते हैं जी, और उसमें फिर हम सोचते हैं कि ठीक है। अगर इसमें होता क्या है, मान लो आपको 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई, मान लो, ठीक है, तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई कहेगा ना कि फर्जी है, तो आपको लगेगा इसको जलन हो रही है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें लोग बात भी नहीं मानते किसी की, और चोरी छुपे फिर फोन करते हैं उनको, किस नंबर पे फोन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये कहीं ऐसी कोई लॉटरी नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता है। तो किसी पे के ऊपर भी भरोसा ना करें इस मामले में। तो सुझाव क्या है? वैसे कॉल, मैसेज, ईमेल इत्यादि का जवाब न दें जो आपके लॉटरी या पुरस्कार जीतने की बात कहते हों या निजी वित्तीय जानकारी की मांग करते हों। अब इस चीज का ध्यान रखें, आप कभी भी इनके चक्रों में ना पड़ें। मतलब किसी दूसरे के, अब ये पुलिस कह रही है, आपके आस पड़ोस जिसके पास शिकायत लेके जाएंगे ना आप बाद में कि मेरे पैसे चले गए जी, वही लोग समझा रहे हैं आपको, ये मानना जरूरी है।
अनचाहे या खतरनाक स्रोत से प्राप्त हुई ईमेल को रोकने के लिए अपने ईमेल अकाउंट से उचित स्पैम फिल्टर रखें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उच्च रिटर्न व लॉटरी पुरस्कार जीतने की आशा में कभी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को पैसों का अग्रिम भुगतान ना करें। वो कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे, आपको 1 करोड़ रुपए मिले हैं जी, आप 50,000 रुपये जमा करवा दीजिए, इसकी ये फीस है, वो फीस है, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। आपने 50,000 जमा करवा दिए, फिर उसके बाद वो कहेंगे जी एक यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट अड़ गया है जी, आपको 20,000 रुपये और करवाने पड़ेंगे। तो आप सोचते हैं कि 50 लग गए, 20 और सही, फिर वो 10 और मांगेंगे, फिर 5 और मांगेंगे, ऐसे करते करते आपको लाखों रुपए का जुगाड़ कर देंगे वो। उसके बाद आप पुलिस के पास भागेंगे, हमारे ये हो गया जी, वो हो गया जी। तो पहले ही अलर्ट रहें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगला है ऑनलाइन नौकरी फर्जीवाड़ा। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन नौकरी के नाम पे आपसे पैसा मांगता है या ओटीपी कुछ मांगता है, ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं होता ऑनलाइन नौकरी के लिए घर बैठे कमाएं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। वो जो लोग कमाते हैं घर बैठे, आपने देखा होगा कि फलाना कमाता है, ये कमाता है, वो कमाता है। अरे भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो घर में बैठे काम कर रहे हैं, अपने वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है कर रहे हैं वो, या उनके अलग तरीके हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्पेशल जाके कहीं कंपनी में, ऐसा थोड़ी है घर बैठे बैठे मतलब कोई, ठीक है। तो इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बचने हेतु आवश्यक है कि हमेशा आधिकारिक रूप से पंजीकृत वेबसाइट पर ही अपना आवेदन समर्पित करें। ऐसा ना हो कि, और ये हैकर्स जो है वो जो आपने जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे डाटा डाला होता है ना, वहां से भी डाटा हैक कर लेते हैं, इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा आपके कंप्यूटर या आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, उसको भी हैक किया जा सकता है और उसको ठीक करने के लिए आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। तो कभी भी कोई भी जैसे पेन ड्राइव वगैरह कोई डिवाइस है, मान लीजिए आप कंप्यूटर में लगाते हैं, तो उसको स्कैन जरूर कर लें ताकि उसके वायरस पहले से निकल जाएं। और सार्वजनिक स्थान पर कोई भी वाईफाई का प्रयोग जब करते हैं आप, तो सावधान रहें कि निजी तथा वित्तीय जानकारी अंकित करने वाले वेबसाइट में लॉगिन करने से बचें। उस टाइम जब आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज करते हुए कभी भी वित्तीय लेन देन ना करें, अपने मोबाइल के डाटा से ही वित्तीय लेन देन करें। आगे है मोबाइल एप्लीकेशन फर्जीवाड़ा। कोई भी ऐसी मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें जो कहती है हम पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के तरीके बताएंगे। वो आपकी, देखो कोई भी ऐप जब है आप उसको यूज करते हैं ना, तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसकी, तो अगर तो आप उसको अलाउ कर देते हो तो आप फंस गए। अगर अलाउ नहीं करते कि आई एम एग्री नहीं करते अगर आप, तो वो ऐप चलेगी नहीं। तो टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है। तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर ऐसी कोई लगती है ऐप आपको ना, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लिया करें कि आपकी ये जानकारी हम यहाँ से उड़ा कर ले जाएंगे, ठीक है। और बाद में अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, वो कह देंगे हमने तो कहा हुआ था कि आपकी ये जानकारी हम लेंगे, एटीएम भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, सब डाटा निकाल लेंगे आपका। तो ऐसी ऐप से बचें। इसके बाद एक टाइप की और ठगी है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन फर्जीवाड़ा। तो उसमें होता क्या है, आपके पास केवाईसी सत्यापन के संबंधित धोखाधड़ी वाले एसएमएस या कॉल आते हैं, उनसे सावधान रहें। वो इसमें होता क्या है, साइबर ठग जो है घर बैठे बैठे आपके मोबाइल से डाटा चोरी कर लेते हैं। वो कुछ नहीं करना पड़ता, आपसे पूछते रहते हैं, आप बताते रहते हैं। नेक्स्ट आता है वैवाहिक फर्जीवाड़ा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। कृपया इसका ध्यान रखें, इनसे बचें। पुलिस बार बार अनुरोध कर रही है आपसे और कह रही है कि मैट्रिमोनियल साइट जो है उस पर कोई भी ऐसा अपना डाटा, फोटो, वीडियो ना डालें कि अनऑथराइज्ड पर्सन उनको देख सके। इसमें होता क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, इसलिए बताना जरूरी है कि इन वेबसाइट्स पर साइबर अपराधियों द्वारा दोस्ती कर कुछ रुपए की जरूरत है बताकर पैसे खाते में डलवाकर साइबर ठगी की जाती है। ओके, इस पर साइबर अपराधियों द्वारा आपके पास डॉलर या पाउंड में पैसे भिजवाने का झांसा देकर किसी खाते में अपनी आपसे पैसे जमा करवाकर आपसे ठगी की जा सकती है। इस पर साइबर अपराधी जो है उसके द्वारा आपको विदेश से पार्सल में महंगा गिफ्ट भेजने व एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी द्वारा पार्सल पकड़े जाने, पार्सल पर विभिन्न
तरह के टैक्स वगैरह लगने की बात कह के झांसा देकर आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट जितनी भी हैं उन पर सत्यापित किए बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी ना दें। ये देखिए, क्या न करें, कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि इत्यादि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर इत्यादि पर साझा ना करें। अश्लील या आपत्तिजनक, परेशान करने वाले ईमेल, चैट या पोस्ट का जवाब ना दें। उस साइट के लिए साइन अप न करें जिसमें पंजीकरण हेतु एक विशेष उम्र की सीमा होती है। बिना अपने माता पिता के साथ चर्चा किए कोई भी सामान ऑनलाइन ना खरीदें। अपने अकाउंट से संबंधित पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। किसी व्यक्ति को तब तक अपने ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट में शामिल न करें जब तक आप उसे अपने वास्तविक जिंदगी में न जानते हों या पहले कभी मिले ना हों। कभी भी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने को राजी ना हो जब तक कि अपने माता पिता की निगरानी या जानकारी में ऐसा ना हो। सोशल मीडिया पर अश्लील, आपत्तिजनक ईमेल, चैट या पोस्ट को साझा ना करें। इससे आप फंस सकते हैं, आपके माता पिता भी फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अगली वेबसाइट। माँ बाप के लिए भी कुछ सुझाव हैं। क्या करें? सुरक्षित ब्राउजिंग और कंप्यूटर उपयोग के बारे में अपने बच्चों के साथ खुली बातचीत करें। यह सुनिश्चित करें कि अगर आपके बच्चे किसी समस्या के बारे में बताएं तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अपने बच्चों को फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें एवं अचानक बदले व्यवहार इत्यादि पर नज़र रखें। अपने बच्चों को यह समझाएं कि सारे सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल प्राइवेट होने चाहिए। खुद भी सोशल मीडिया सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा बच्चों के साथ खुली चर्चा करें इसके बारे में। कंप्यूटर को हमेशा खुले स्थान एवं साफ रखें, बिल्कुल खुले स्थान पर रखें और यह नियम बनाए रखें कि जब भी बच्चे ऑनलाइन हों तो दरवाज़ा हमेशा खुला हो। ये बात ध्यान रखें, बच्चों को कह के रखें इस चीज़ को कि ऑनलाइन जब भी कोई काम कर रहे हो, क्लास लगा रहे हो, दरवाज़ा अंदर से बोल्ट ना करें। हालांकि बंद कर सकते हैं, बोल्ट ना करें। अपने बच्चों को उन साइट से तुरंत बाहर निकलने की सलाह दें जिसमें वे अपने आप को असहज या चिंतित महसूस करते हों। यदि आपने अपने बच्चों में किसी भी प्रकार का अनुचित बदलाव दिखाई देता है तो जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क करें इसके बारे में। ये माता पिता के लिए सुझाव है कि क्या ना करें। अपने बच्चों को उन सोशल मीडिया में अकाउंट बनाने न दें जिनमें उम्र सीमा निर्धारित की गई हो एवं जिनके लिए वे योग्य न हो। छोटे बच्चों को अनावश्यक रूप से बिना अपनी निगरानी के गूगल ब्राउज़र करने की अनुमति ना दें। अपने बच्चों को स्नैपचैट जैसे ऐप को तुरंत पोस्ट हटा देते हैं। ऐसे बहुत से ऐप हैं स्नैपचैट के अलावा भी, उसका उपयोग बिल्कुल ना करने दें। जैसे स्नैपचैट है, बच्चे ने पोस्ट डाली, पोस्ट डालते ही सामने वाले ने देखी और वो पोस्ट डिलीट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल यूज़ ना करने दें बच्चों को। बच्चों द्वारा घर पर उपयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं उस पर व्यक्तिगत निगरानी सुनिश्चित करें तथा केवल किसी भी सुरक्षित सर्च इंजन या अन्य ऐसे उपकरण के हवाले न छोड़ें। बच्चों को खुद भी देखते रहें कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे हैं। ये अगला पेज है, इसमें महिलाओं के लिए वीमेन स्पेशल है ये वाला पेज। महिलाएं विशेष ध्यान दें इस पेज पर। अपनी किसी जानकारी को सार्वजनिक करना है तो इसका चुनाव करते समय चयनात्मक बने, बी चूजी। जानकारी यानी वास्तविक नाम, जन्मतिथि, लिंग, शहर, ईमेल, स्कूल का नाम, कार्य करने की जगह, निजी फोटो इत्यादि संवेदनशील जानकारी है, इनका ध्यान रखें। फेसबुक पर ना डालें प्लीज।
निरंतर अंतराल पर अपने इंटरनेट संपर्कों एवं ऑनलाइन गतिविधि की समीक्षा करते रहें। उन लोगों को ब्लॉक करें जिनके साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट में अपनी प्राइवेसी सेटिंग को कठिन व उच्च स्तर का रखें। अपने बारे में केवल मामूली पहचान के लिए आवश्यक जानकारी को साझा ना करें। व्हाट्सएप एवं अन्य जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं उनमें यह सुनिश्चित करें कि मीडिया ऑटो डाउनलोड की सेटिंग्स निष्क्रिय रहे, खासकर वैसे लोगों के लिए जो आपके संपर्क सूची में नहीं है। अपने फोटो पोस्ट करते समय सचेत रहें एवं ये सुनिश्चित करें कि कौन इसे देख सकता है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ऑनलाइन निजता जो है, सुरक्षा जो है उस खतरे में है, तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में संपर्क करें। आप अपनी शिकायत यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है साइबर क्राइम https://cybercrime.gov.in या फिर फ़ोन नंबर है 155260, इस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दें। विभिन्न अकाउंट के लिए अलग अलग एवं मजबूत पासवर्ड का चयन करें। अपनी सुरक्षा के लिए है, महिलाएं ध्यान दें प्लीज। हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने। नेक्स्ट है क्या न करें, महिलाओं के लिए है। बिना किसी अन्य व्यक्ति को साथ लिए कभी भी वैसे व्यक्ति से ना मिलें जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन बातचीत किए हों एवं सुनिश्चित करें कि ऐसी मुलाकात केवल सार्वजनिक स्थल पर ही हो। अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें और न ही अपने अकाउंट को किसी अन्य व्यक्ति को हैंडल करने दें। व्यक्तिगत जानकारी जो भी आपकी है व्यर्थ में किसी के साथ ना शेयर करें। वैसे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें जो आपके लिए बिल्कुल ही अनजान हो और वार्तालाप नहीं करना चाहते हों। अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट न करें। किसी भी प्रकार के ओटीपी या पासवर्ड को किसी के भी साथ साझा न करें, चाहे वह आपका मित्र ही क्यों न हो। फेसबुक मैसेंजर या अन्य किसी मैसेजिंग ऐप आदि के माध्यम से भेजे गए अनचाहे लिंक को क्लिक न करें, चाहे यह आपके मित्र के द्वारा ही क्यों न भेजे गए हों। किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को केवल इस आधार पर स्वीकार न करें कि वह आपके किसी अन्य मित्र का मित्र है। ये ध्यान रखें लेडीज, लड़कियां प्लीज, कि किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को केवल इस आधार पर स्वीकार न करें कि वह आपके किसी अन्य मित्र का मित्र है। जो बातें बताई जानी थी लगभग मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद देखिए, ये पुस्तिका में आप पढ़ सकते हैं, वही चीजें हैं बार बार के साइबर सुरक्षा हेतु सामान्य सुझाव जो दिए गए हैं वो पूरे के पूरे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका लिंक में नीचे ये बुक दी गई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पेज नंबर 33 है ये वाला। नेक्स्ट है ये पेज नंबर 34 है। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग हेतु बहुत से सुझाव दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए करें क्योंकि पढ़ूंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी भी करीब 1 घंटे का होने वाला है। नेक्स्ट है सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग हेतु और उसके बाद है ई वॉलेट सुरक्षा हेतु। ई वॉलेट की सुरक्षा के लिए आप क्या करें। उसके बाद है ईमेल अकाउंट की सुरक्षा के लिए आप क्या करें। पहचान पत्र की सुरक्षा हेतु आप क्या करें। पासवर्ड की सुरक्षा हेतु आप क्या करें। और आखिर में ये जो चीजें हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का आप पूरे का, और चाहे तो आप उसमें देख लीजिए नीचे पीडीएफ में। ये सब फेक हैं, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब चीजें फेक हैं, ये सामाजिक अफवाहें हैं। ओके, अफवाहें जो होती हैं वो ऐसे फैलती हैं जैसे जंगल की आग, अच्छी चीजें नहीं फैलती होती इतनी जल्दी। उसके बाद है आपका पुलिस में शिकायत कैसे करें। ये पेज नंबर आपका जो है 38 पे दिया हुआ है इस बुक में। पुलिस को शिकायत कैसे करें, क्या क्या तरीका है पुलिस को शिकायत करने का, और ये आखिरी पेज है इस बुकलेट का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी थी, हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो इस बुकलेट को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, खुद भी बचें, दूसरों। पीके अग्रवाल जी का धन्यवादी हूँ मैं बीएस संधू साहब का धन्यवादी हूँ, मैं मनोज यादव जी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये सब, और इसके अलावा जो डीजीपी क्राइम है उनका मैं धन्यवादी हूँ, और सारी हरियाणा पुलिस का और सबका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज़।